मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरू ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। आप चंद दिनों से सुन और देख रहे हैं कि हिंदुस्तान भर में एक फ़िल्म को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। बहुत से दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, मुझे मैसेज किए कि इस फिल्म के हवाले से कुछ बात करें। ये फिल्म सिर्फ एक फ़िल्म नहीं थी कि मैं एक माइक पकड़ता, उस फिल्म को देखता, उसके ट्रेलर को देखता या उस पर लोगों की जो राय है उसको सुनता और पढ़ता और उस पर अपनी राय देता। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है। इस फिल्म के साथ कई हज़ार ख़ानदान लोगों का दर्द भी जुड़ा हुआ है, उसके इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, उनका मिट्टी से बिछड़ना भी जुड़ा हुआ है। ये तमाम चीज़ें उस फिल्म में कितनी दिखाई गई हैं ये तो मैं नहीं जानता, चूँकि मैं इस वक्त पुंछ में बैठा हूँ और यहाँ कोई भी सिनेमा घर नहीं है कि मैं उस फिल्म को देख सकूं। लेकिन उस फिल्म पर जो लोगों की राय आ रही है उसको मैं पुंछ में बैठकर पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग फ़ोन पर मुझे क्लिप्स भेज रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। कुछ लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं, मैं उसे भी पढ़ रहा हूँ। फ़िल्म सिर्फ फ़िल्म नहीं है, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया। अगर फ़िल्म सिर्फ फ़िल्म होती तो या तो मेरी राय की बहुत ज़्यादा अहमियत भी नहीं थी और ज़रूरत भी नहीं थी, या मैं भी एक माइक पकड़कर किसी भी ऐसे शख्स से बात करने लगता जैसे आप जम्मू और कश्मीर में देख रहे हैं, ख़ास तौर से जम्मू में, कि अब बहुत आसानियां हो गई हैं। एक माइक हमारे हाथ में आ गया है, फेसबुक और यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हमारे पास है और हम बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़े हैं। किसी भी कश्मीरी पंडित को पकड़कर उससे ये पूछना कि तुम बताओ कि वो जब तुम वहाँ से निकले थे तो कश्मीर कैसा था। किसी भी ऐसे कश्मीरी पंडित से बात करना जिसकी उस वक्त पैदाइश भी नहीं हुई थी, या वो कमसिन था जब उसने अपनी मिट्टी को, अपने घर को, अपने कश्मीर को अलविदा कहा था। और वो दिन और आज का दिन 1990 से आज तक 32 साल हो गए हैं। 32 साल तक कश्मीरी पंडित मुड़कर कश्मीर की तरफ नहीं देखता है, या ऐसे हालात नहीं हैं कि कश्मीरी पंडित पलटकर अपने घर की तरफ देखे या अपने घर जाने का सोचे। कुछ तारीख़ी बातें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। हम ऊपर ऊपर की बातें तो कर लेते हैं कि 1990 में कश्मीरी पंडित जो है एकदम वहाँ से कश्मीर से निकलते हैं और जम्मू और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चले जाते हैं। जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ता है, जम्मू पहुँचता है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों को अपना घर बनाने की कोशिश करता है, तो वहाँ की आबादी ने भी कोई बहुत अच्छा सलूक उनके साथ नहीं किया है। अशोक कुमार पांडे की अगर आप किताब पढ़ें तो आपको वहाँ मिलेगा कि बहुत अच्छा इस्तकबाल जो है वो कश्मीरियों का हिंदुस्तान के बाकी इलाक़ों में तो क्या होता, जम्मू वालों ने भी बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल नहीं किया। उनको कबूल करने में, उन्हें अपनाने में कई साल गुज़र गए और 32 साल गुज़रने के बाद जम्मू ने उनको पूरा अपना नहीं माना है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ कश्मीरी रहते हैं वहाँ की बेशतर आबादी उनको कश्मीरी हिंदू पंडित के ही नाम से मानती है, कश्मीरी हिंदू पंडित के नाम से ही जानती है, उन्हें अपना हिस्सा नहीं समझती। ये दर्द कश्मीरी पंडित का दर्द है और इस दर्द को हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इस दर्द में उस तरह शरीक नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि हम उस दर्द और उस गम और उस कर्ब से ख़ुद नहीं गुज़रे हैं। जो गुज़रता है वही जानता है कि ये दर्द, ये कर्ब किस कदर संगीन था और इसने कितने हज़ार फैमिलीज़ को हिला कर रख दिया। मैं बात कुछ तारीख़ी हवालों की कर रहा था। आइए अब ये कश्मीरी पंडित जो 1990 में वहाँ से निकलना शुरू हुए, इसकी कहानी क्या है। क्या एकदम जगमोहन ने कहा कि रातों रात निकलो? एक नैरेटिव आप ये भी सुनते हैं जो बहुत पॉपुलर है। जगमोहन कहते हैं कि रातों रात निकलो, आप जम्मू आओ, फिर जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ।
जगमोहन का ये नरेटिव आप अक्सर डिबेट्स में सुनते रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। एक वजाहत हबीबुल्लाह का टेक है, एक वजाहत हबीबुल्लाह का टेक है। वजाहत हबीबुल्लाह जो आईएएस ऑफिसर उस वक्त वहाँ कश्मीर में डीएम थे। अभी कुछ देर पहले मैंने वजाहत हबीबुल्लाह साहब से फ़ोन पे बात की, क्योंकि इस फिल्म पर या कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बात करते हुए मैं उन लोगों से बात करना ज़रूरी समझता था जिन लोगों ने कश्मीर को देखा है, कश्मीर पर लिखा है, और ख़ास तौर से वो लोग जो उस वक्त कश्मीर में मौजूद थे। वजाहत हबीबुल्लाह साहब से जो टेलीफ़ोन पर मेरी बात हुई, मैंने उनसे पहला सवाल ये किया, मैंने कहा सर ये बताइएगा कि क्या मसाजिद से ऐलानात हुए थे? आप अक्सर डिबेट्स में जो कश्मीरी पंडितों को लेके होती है टीवी पर, एक चीज़ तो ये सुनते हैं कि ये सब जगमोहन का किया धरा था। क्या एक गवर्नर रातों रात इतने हज़ार कश्मीरियों को कश्मीर से निकाल सकता है? दूसरा, आप ये भी सुनते हैं कि वहाँ मसाजिद से ऐलान हुए कि कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर को छोड़कर चले जाएं, यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा लागू होगा और कश्मीरी पंडितों के रहने के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। एक जगमोहन का टेक है। वजाहत हबीबुल्लाह ने अपने तरीके से इसको, जो वजाहत हबीबुल्लाह ने अपनी किताब लिखी है माई कश्मीर द डाइंग ऑफ द लाइट, ये वजाहत हबीबुल्लाह साहब की किताब है। राहुल पंडिता जो ख़ुद एक कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। तो आप जगमोहन साहब की किताब को पढ़िए, आप वजाहत हबीबुल्लाह की किताब को पढ़िए, आप राहुल पंडिता की किताब को पढ़िए, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। राहुल पंडिता जैसे एक कश्मीरी पंडित जो है अपने दर्द को बयान करता है, अपनी परेशानियों को बयान करता है, उस तरह इस चीज़ को लिया है। और वजाहत हबीबुल्लाह चूँकि उस वक्त आईएएस थे, यहाँ पे डीएम थे, उन्होंने क्या देखा उस तरह उन्होंने लिखा है। और जगमोहन ने भी अपने तरीके से उस पूरी वारदात को समझाने की कोशिश की है। मैं बात वजाहत हबीबुल्लाह साहब की कर रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि बिल्कुल ये मसाजिद से ऐलानात हुए कि कश्मीरी पंडित अब यहाँ से कश्मीर छोड़ के, कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाएं, लेकिन ये वहाँ के इमाम नहीं कर रहे थे। वजाहत हबीबुल्लाह का ये कहना है कि एक टेप रिकॉर्डर था, उस टेप रिकॉर्डर के अंदर ये आवाज़ जो है वो कैसेट के अंदर मौजूद थी और वो टेप रिकॉर्डर अलग अलग मसाजिद में चलाए गए। उनका आगे ये कहना था, मैंने दूसरा सवाल उनसे किया कि क्या कश्मीरी मुसलमान ये चाहता था कि कश्मीरी हिंदू यहाँ से छोड़ के चला जाए? तो वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा कि कई कश्मीरी मुसलमान मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि किसी तरीके से इसको रोक दीजिए, ये साजिश है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की भी साजिश हो सकती है और पाकिस्तान तो ये चाहता ही है। वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने आगे ये कहा कि ये सारा खेल आईएसआई ने रचा था, आईएसआई के लोग थे और आईएसआई ये चाहती थी कि कश्मीर में हालात इस तरह के बने कि कश्मीर में हिंदू जो कश्मीरी पंडित है वो कश्मीर से हिजरत करके कश्मीर से चला जाए, कश्मीर घाटी को खाली कर दे। नंबर एक बात, टेप रिकॉर्डर की बात आपको मैंने बताई। नंबर दो, ये आईएसआई की साजिश थी। और नंबर तीन, वहाँ का मुसलमान वो जो वफ़द लेकर वजाहत हबीबुल्लाह से मिला, उन्होंने कहा कि आप इनको रोक दीजिए, ये बहुत ख़तरनाक है कि कश्मीरी पंडित यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। ये तीन चीज़ें वजाहत हबीबुल्लाह साहब से मैंने फ़ोन पे पूछी और उन्होंने मुझे बताई। कश्मीरी पंडित जो वहाँ से निकले, वहाँ क्या आम कश्मीरी मुसलमान ये चाहता था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से निकले? बकौल वजाहत हबीबुल्लाह ऐसा नहीं था। कश्मीरी पंडित्स को निकालने के लिए वहाँ के मिलिटेंट्स ने मजबूर किया, हालात ऐसे बने। और एक और बात जो वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने कही कि जगमोहन सरकार जिसका मैं भी हिस्सा था, हम लोग बुरी तरह नाकाम हुए। मैं जगमोहन को और अपने आप को इस हद तक ज़िम्मेदार मानता हूँ कि आईएसआई जो चाहती थी हम उसे रोकने में नाकाम रहे। हमारे गवर्नर और हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी थी वो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रोकने में
नाकाम रही। अब बात आगे बढ़ाते हैं। 1984 में सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत है और जम्मू और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की। कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी सपोर्ट हम वापस लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कुछ लोगों को तोड़कर कांग्रेस ने उसकी सपोर्ट के साथ एक सरकार बनाई और फारूक अब्दुल्ला के बहनोई, शेख अब्दुल्ला के दामाद जीएम शाह, जिन्हें हम गुल मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं, उनको सीएम बनाया गया। 2 साल जुलाई 1984 से लेकर मार्च 1986 तक गुल शाह की हुकूमत रहती है और जिस तरह हिस्टोरियन ने या लोगों ने उस वक्त के हालात को लिखा है, गुल मोहम्मद बहुत अच्छी या बेहतर सरकार चलाने में नाकाम रहे। बिल आखिर 86 में सपोर्ट वापस ली जाती है, फिर से फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट दी जाती है और वो सिर्फ 3 महीने के लिए सरकार बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि 1987 में फिर से इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ से कश्मीर की सियासत का एक नया पन्ना लिखा जाता है और वो क्या है, वो ज़रा सुनिए। 1987 में इलेक्शन होते हैं। MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट इलेक्शन में हिस्सा लेती है। कश्मीर के लोग फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत से बहुत नाराज़ हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को लोगों का भरपूर ताउन मिलता है, उनके जलसे में हज़ारों लोग शिरकत करते हैं और ऐसा लगता है कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में इलेक्शन लड़ने वाले कौन लोग थे। अली शाह गिलानी, जिन्होंने एक ज़माने तक हुर्रियत को लीड किया, अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ। सैयद सलाहुद्दीन वो इलेक्शन लड़ते हैं। यासीन मलिक सैयद सलाहुद्दीन के इलेक्शन में उनकी कैंपेन करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे चलकर मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार किया, सेपरेटिस्ट कहलाए, एक अलग रियासत की मांग की या ये चाहा कि जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाद में ये नारा दिया, उससे पहले ये जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन लड़ चुके हैं। जैसा कि आम लोग ये समझते थे, ख़ास तौर से कश्मीर के लोग, कि MUF मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट इस बार भारी तादाद में जो है इनके लोग जीतेंगे और मुमकिन है ये सरकार भी बना ले। उनके सिर्फ 4 MLA जीतते हैं, बाकी सब हार जाते हैं। सरकार बनती है नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब लोग जो पहले से ये समझते थे कि MUF बहुत ज़्यादा तादाद में सीटें लेकर आएगी, उन्होंने इस इलेक्शन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जो आज तक लग रहा है कि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर MUF के जो उम्मीदवारान थे उनको हराया, ज़बरदस्ती उनको हराया और फिर अपनी सरकार बनाई। यहाँ से वो लोग जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन लड़ा था, अपनी एक अलग राह बनाई। वो अलग राह दहशतगर्दी और मिलिटेंसी की तरफ जाती थी। अब ये लोग जो इस सरकार से नाराज़ थे, आम धारणा, आम लोग भी सरकार से नाराज़ थे, लेकिन इन लोगों को आम लोगों के जज्बात के साथ खेलने का या उन्हें कैश करने का मौका मिल गया। 14 सितंबर 1989 पंडित टीकालाल टपलू, जो पहला आदमी शिकार हुआ, जो पहले आदमी को मारा गया कश्मीर में, कश्मीरी पंडित को, वो थे पंडित टीकालाल टपलू, मशहूर वकील और उस वक्त चूँकि बीजेपी नई नई पार्टी थी, बीजेपी के लीडर थे। ये 14 सितंबर 1989 को होता है। फिर 20 अक्टूबर एक रिटायर्ड जज, 20 अक्टूबर 1989 को पंडित नीलकंठ गंजू, जो एक रिटायर्ड जज थे और जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उनको मार दिया जाता है। JKLF के जो फाउंडर थे मकबूल भट्ट, उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी पंडित नीलकंठ गंजू ने।
फिर उन्हें भी मार दिया जाता है। 22 दिसंबर 1989 को एक जर्नलिस्ट प्रेम नाथ को मारा जाता है। ये वो प्रोमिनेंट लोग हैं जो मारे गए। ये कश्मीरी पंडित थे, ये मारे गए। और जब ये प्रोमिनेंट लोगों को मारा गया तो डर और खौफ का माहौल जो है वो चारों तरफ था और हर तरफ कश्मीरी पंडित कश्मीर में डरा हुआ था। 1989 को वो वाक़या होता है जिससे आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी अगवा कर ली जाती हैं और जो अगवा करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि 5 दहशतगर्दों को पहले रिहा करिए, उसके बदले में मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को हम रिहा करेंगे। और फिर हिंदुस्तान की सरकार यही करती है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को दहशतगर्द रिहा करते हैं और हिंदुस्तान की सरकार 5 दहशतगर्दों को रिहा करती है। 1989 को सरकार किसकी होती है? वीपी सिंह की। होम मिनिस्टर कौन होते हैं? मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो एक वक्त में कांग्रेस में थे और कांग्रेस जम्मू और कश्मीर के सदर भी थे, चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहते थे। लेकिन राजीव गांधी और फ़ारूक अब्दुल्ला की दोस्ती इनकी ख्वाहिशों पर भारी पड़ती है। राजीव गांधी अपनी सपोर्ट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से फ़ारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अब सरकार है वीपी सिंह की, पार्टी भी दूसरी है, होम मिनिस्टर मोहम्मद सईद हैं, जम्मू और कश्मीर में फ़ारूक अब्दुल्ला सरकार चला रहे हैं। सबसे पहला मशवरा जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वीपी सिंह को दिया वो ये कि जगमोहन को आप गवर्नर बनाकर जम्मू और कश्मीर भेज दीजिए। जम्मू और कश्मीर में दूसरी बार जगमोहन गवर्नर बनकर आते हैं। पहली बार कांग्रेस ने भेजा था, दूसरी बार वीपी सिंह सरकार ने भेजा है। पहली बार जगमोहन ने वही सब किया जो कांग्रेस ने कहा, फ़ारूक अब्दुल्ला का तख्ता पलट दिया। दूसरी बार भी जगमोहन जब जम्मू और कश्मीर में आते हैं तो वही सब करते हैं जो वीपी सिंह या सेंटर की हुकूमत कहती है। होता भी यही है कि गवर्नर जिस रियासत में भी हैं वो सेंटर की ही बात मानते हैं और सेंटर ने ही उन्हें अपनी मर्ज़ी से रियासत में भेजा होता है। सो तमाम गवर्नर ऐसा करते हैं, जगमोहन ने भी ऐसा ही किया। फ़ारूक अब्दुल्ला की सरकार को एक बार पहले जगमोहन गिरा चुके थे। जगमोहन का गवर्नर बनना फ़ारूक अब्दुल्ला को कबूल नहीं था, तो फ़ारूक अब्दुल्ला ने जब जगमोहन यहाँ पहुँचते हैं, उनको गवर्नर बना के यहाँ भेजा जाता है, फ़ारूक अब्दुल्ला रिज़ाइन कर देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होती है कश्मीरी पंडितों की कश्मीर छोड़ने की दास्तान। हालात इस कदर दिगरगूं थे कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था और कश्मीरी पंडितों का दर्द, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम लोग महसूस तो कर सकते हैं लेकिन हम उस दर्द का हिस्सा नहीं हैं। वो दर्द हम पर नहीं गुज़रा है। वो लोग जो सदियों से कश्मीर में बस रहे थे, वो लोग जब जम्मू आते हैं, वो लोग जब दिल्ली जाते हैं या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाते हैं, उनकी ज़बान को समझने वाला दूसरा नहीं है। मौसम उसके बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित अपनी नौकरी, अपना पेशा, अपने मकान, अपनी ज़मीन सब कुछ छोड़कर जम्मू या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पहुंचते हैं। तो आप तसव्वुर करिए कि सदियों से एक जगह पर रहने वाले लोग जब उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो यहाँ से हिजरत करें या यहाँ से निकल जाएं, तो वो दूसरी मिट्टी में पहुँचते हुए उन्हें किस कदर दर्द और तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा होगा। कश्मीरी पंडितों का दर्द है जो उनके साथ पिछले 32 साल से चला आ रहा है। ज़रा रुकिएगा, अब हम फिल्म पर आते हैं। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पर ये पहली फ़िल्म नहीं बनी है और इससे पहले कश्मीर और कश्मीरी पंडितों पर कई किताबें लिखी गई हैं। हमारी मजबूरी ये हो गई है या हम एक ऐसे दलदल में फंस गए हैं कि हम पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, हम चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते हैं, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। इस वक्त ट्रेंड ये है कि द कश्मीर फ़ाइल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ थिएटर्स में है और लोग उसे देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। फ़िल्म को लगना चाहिए, फ़िल्म को लोगों को देखना चाहिए और हर आर्टिस्ट को ये आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो जो समझता है, जो महसूस करता है, उसको पर्दे पर उतारे या उसके पास जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर उसका इजहार करे। लेकिन जब आप एक तारीख़ी फ़िल्म बनाने जा रहे होते हैं तो आपके जहन में बहुत सारी किताबों का मवाद होना चाहिए,
बहुत सारे हिस्टोरियन से आपने मदद लेनी होती है। ये तमाम चीज़ें अगर आप अपनी नज़र के सामने रखते हैं तो यकीनन आप एक बेहतर स्क्रिप्ट बना सकते हैं, एक बेहतर फिल्म बना सकते हैं। इससे पहले भी दूरदर्शन पर एक प्ले काली बर्फ़ के नाम से बन चुका है, मुश्ताक काक साहब ने वो बनाया है। इससे पहले नॉवेल लिखे जा चुके हैं। कश्मीर पर बेशुमार किताबें हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में मौजूद हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ये फ़िल्म उन तमाम किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक अलग तरह का नैरेटिव पेश करने की कोशिश करती है, जहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान दिखाए गए हैं। हिंदू कश्मीरी पंडित वो हैं जो मज़लूम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कश्मीर का सारा मुसलमान जालिम हो गया था, इस पर हमें शक है। और इसके डायरेक्टर और एक्टर्स की नीयत पर यहीं से हमें शक होता है। अगर आप उस वक्त के लोगों से मिलें, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, मेरी मशहूर व मारूफ हिस्टोरियन जो कश्मीरी पंडित भी हैं और जो कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, रतन लाल हंगलू जी से अक्सर इस हवाले से बात होती रहती है। वो बताते हैं कि वहाँ के मुसलमान आज भी हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, और उस वक्त भी वो ये चाहते थे कि हम अपना घर ना छोड़ें। ये अलग बात है कि कश्मीरी पंडितों को जिन लोगों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया वो मुसलमान थे, लेकिन वो कश्मीरी मुसलमान नहीं थे, वो मिलिटेंट थे, वो दहशतगर्द थे। जैसा कि वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा कि ये ISI की साजिश थी, वो चाहता था कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला जाए, और मैं और जगमोहन की पूरी इंतज़ामिया फेल हुई कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रोकने में। फ़िल्म के डायरेक्टर अगर कश्मीरी पंडितों के दर्द को सही तरीके से बयान करते तो यकीनन उनकी इस तरह आलोचना भी नहीं हो रही होती, लेकिन वो लाइमलाइट में भी नहीं होते। ये डायरेक्टर और ये एक्टर ये कारोबारी लोग होते हैं, इनको किसी के इमोशंस से उतना लेना देना नहीं होता है। इस वक्त क्योंकि ये बिक रहा है, इसलिए डायरेक्टर और एक्टर इसको बेच रहे हैं। जिस डायरेक्टर ने ये फ़िल्म बनाई है, इससे पहले ये डायरेक्टर कोई भी बेहतरीन फ़िल्म हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को देने में नाकाम रहा है। ये पहली फ़िल्म है जो चर्चा में है। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर जानता है कि इस वक्त क्या चीज़ बिक रही है और मुझे इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या चीज़ बेचनी है। तो ये कारोबार है, ये इमोशंस नहीं हैं। जो फ़िल्म देखने जा रहे हैं वो इमोशनल हो सकते हैं, जैसा कि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि वो इमोशनल हो रहे हैं। और जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा हो, जो लोग 32 साल अपनी मिट्टी से जुदा हुए हों, वो इमोशनल तो हैं ही। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से मिलिए, मैं बहुत सौ से मिला हूँ, जब भी कश्मीर का जिक्र करते हैं उनकी आंखों में चमक होती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। वो याद करते हैं अपनी मिट्टी को, सिर्फ़ अपनी मिट्टी को नहीं, अपने माहौल को, अपनी ज़बान को, अपने कल्चर को और अपने पड़ोसियों को भी। पूरा कश्मीर ये चाहता था कि पंडित वहाँ से निकल जाएं। ऐसा नहीं है, ये तारीख़ी तौर पर सच नहीं है। फ़िल्म तारीख़ नहीं होती है, लेकिन आने वाली नस्लें इस फ़िल्म के ज़रिए ज़रूर तारीख़ की एक झलक उसमें ज़रूर देखते हैं। लेकिन हज़ारों किताबें और कई फ़िल्में इस पर पहले भी बन चुकी हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि आप कोई सच ला रहे हैं। इससे पहले ये सच हमारे सामने था, आपने सच को छुपाया है, और सच दिखाते दिखाते आप इस हद तक चले गए हैं कि उसमें फ़िल्म में सच तो रत्ती भर ही रहा है, झूठ ज़्यादा आ गया है। ये नफ़रत के दिन भी गुज़र जाएंगे, ये नफ़रत का कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त ये फ़ैसला होगा कि आपने जो किया था वो कितना सही था। इस वक्त आपको लगता है कि आपने कमाल कर दिया है, आपकी शोहरत हो रही है, हर जगह आपका ज़िक्र हो रहा है। आखिरी फ़ैसला तारीख़ को करना होता है, और तारीख़ में बेशुमार ऐसी किताबें हैं, बहुत सी ऐसी फ़िल्में हैं जो इसी मौजू पर बनी हैं, और जिनको हम देखते भी हैं और जिनको हम पढ़ते भी हैं, और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों का दर्द भी समझ। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत कमज़ोर था इस मुल्क में हिजरत के बाद, फिर मुझे इस मुल्क में कमज़ोर तर उसने किया।